बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ SK21। तो उसका पेपर स्टार्ट करते हैं, मेडिसिन इवनिंग 4 अगस्त वाला। तो एक पेशेंट है जिसकी टोटल थायरॉयडेक्टमी हुई है फॉर अ मल्टी नोड्यूलर गोइटर। और यू नो डैट मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी इन द थायरॉयडेक्टमी इज़ एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व। कौन सी नर्व डैमेज होती है? एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज होती है। और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व सप्लाई क्रिकोथायरॉयड मसल। और क्रिकोथायरॉयड के क्या काम होता है? क्रिकोथायरॉयड के दो काम होते हैं, एक तो वोकल कॉर्ड की एडक्शन करना और दूसरा जो वोकल कॉर्ड है उसको टेंस करना। ठीक हो गया, टेंस करना। तो जब वोकल कॉर्ड अगर टेंस नहीं हो सकता, इसका मतलब है क्रिकोथायरॉयड मसल पैरालाइज हो चुका है और इसकी नर्व डैमेज हो चुकी है। तो इस सिनेरियो में बताया है कि पेशेंट कैन नॉट टेंस द वोकल कॉर्ड, डैट मीन्स दैट एक्सटर्नल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व डैमेज हो चुकी है। क्लियर? जो एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है क्रिकोथायरॉयड को सप्लाई करती है, जो कि वोकल कॉर्ड को टेंस करता है फॉर हाई पिच। ठीक हो गया। दैट इज़ वाई जो सिंगर्स होते हैं उनको बहुत मसला होगा, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, तो एक बात रट्टा मार लेना, अगर ये एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व डैमेज हो जाती है तो फिर वोकल कॉर्ड टेंस नहीं हो सकते और वोकल कॉर्ड एडक्टेड नहीं हो सकते। ये आपने याद रख लेना है। सही हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व होती है, ये सप्लाई करती है लैरिंग्स को अबव द वोकल कॉर्ड। तो अबव द वोकल कॉर्ड सेंसरी सप्लाई इज इंटरनल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, लेकिन बिलो द वोकल कॉर्ड सेंसरी सप्लाई इज रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। मुझे लगता है कि SK21 की एक्सप्लेनेशन ChatGPT से ली गई है, तो सारी वही लग रहा है ऐसा। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक 24 ईयर ओल्ड फीमेल है, यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की है, और उसको पेनलेस फर्म मोबाइल सर्कमस्क्राइब मैस है। तो ये बिनाइन ट्यूमर है और मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट ट्रोमा इज़ फाइब्रोएडिनोमा, जिसको ब्रेस्ट माउस कहते हैं, जो कि हाईली मूवेबल होता है, बिनाइन ट्यूमर है। दिस इज़ द फाइब्रोएडिनोमा। तो फाइब्रोएडिनोमा यंग फीमेल्स में कॉमन होता है, वेल सर्कमस्क्राइब होता है, रबरी होता है, मोबाइल होता है। दिस इज़ कॉल्ड ब्रेस्ट माउस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है। अल्ट्रासाउंड कराओगे तो आपको होमोजीनस अपीयरेंस देखने को मिलेगी और आपको कैल्सिफिकेशन भी देखने को मिल सकती है। बाकी ऑप्शंस को डिस्क्राइब किया हुआ है जस्ट लाइक ChatGPT करता है। तो जो इन्वेजिव डक्टल कैंसर है वो स्मूथ मैस नहीं बनाएगा, बल्कि वो फर्म इरेगुलर मैस बनाएगा। और जो कैंसर होते हैं ये अंडरलाइंग स्किन या चेस्ट वाल से फिक्स होते हैं। इमेजिंग के अंदर स्पिकुलेटेड अपीयरेंस आती है। जो फाइलोडीज ट्यूमर है वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं और लोब्यूलेटेड होते हैं, लीफ लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फैट नेक्रोसिस में ट्रॉमा की हिस्ट्री होती है और आपको कैल्सिफिकेशन मिलती है। क्लियर? इसके बाद एक मेडिकल स्टूडेंट है, पेल्विक एनाटमी को डिस्क्राइब कर रहा था। तो ग्रेटर शियाटिक फोरामिना को दो हिस्सों में डिवाइड करने वाला मसल इज पेरिफॉर्मिस। ठीक हो गया। जो पेरिफॉर्मिस होता है ग्रेटर शियाटिक फोरामिना को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। कुछ स्ट्रक्चर्स इसके ऊपर से पास करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स बिलो द पेरिफॉर्मिस पास करते होते हैं। क्लियर? फॉर एग्जांपल जो शियाटिक नर्व है वो पेरिफॉर्मिस के नीचे से गुजरती है, जो ऊपर से गुजरती है वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व एंड वेसल्स होती है। जो पेरिफॉर्मिस होता है कभी कभार शियाटिक नर्व को कंप्रेस कर देता है। दिस इज कॉल्ड पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। नेक्स्ट इज आफ्टर अ ब्लंट थ्रैको एब्डोमिनल ट्रॉमा, एक पेशेंट के एब्डोमिनल विसरा हर्निएट करके थ्रू द पोस्टीरोलैटरल डिफेक्ट इन डायाफ्राम। तो जो पोस्टीरोलैटरल डिफेक्ट, दिस इज कॉल्ड बोक डायरेक्ट डिफेक्ट। जो मोरगैग्नी होता है वो राइट एंटीरो मीडियल होता है। आपने कैसे याद रखना है? जो मोरगैग्नी होता है, RAM से रट्टा मारना, मोरगैग्नी हमेशा राइट एंटीरो मीडियल होता है, लेकिन जो बोक डायरेक्ट होता है वो लेफ्ट पोस्टीरोलैटरल डिफेक्ट होता है। दीज आर द डायाफ्रामेटिक हर्निएशन। ठीक हो गया, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको हियरिंग डिफिकल्टी है और रिकरेंट ईयर पेन है। जब पता लगा ओटोस्कोपी पे तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्टेड है, और रिट्रैक्टेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मतलब है कि यूस्टेशियन ट्यूब का कोई मसला है, नेगेटिव प्रेशर है मिडल ईयर के अंदर। ठीक हो गया। और कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपको देखने को मिल रहा है। तो व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज सीरस ओटाइटस मीडिया, जिसकी या सीरस ओटाइटस मीडिया या एक्यूट सुपेरेटिव ओटाइटस मीडिया। क्लियर? और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ यूस्टेशियन ट्यूब डिस्फंक्शन। जब यूस्टेशियन ट्यूब काम नहीं करती तो मिडल ईयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन करवा लेगी, कान में दर्द होगा और कंडक्टिव हियरिंग लॉस आपको देखने को मिलता है, जो ये बताता है कि मिडल ईयर की इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सारा बताया कि यूस्टेशियन ट्यूब ख़राब होती है तो मिडल ईयर के अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट
होती है जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी कम, कंडक्टिव वेनिंग लॉस होता है, रिकरेंट ओटाइटिस मीडिया होता है। जो ओटोसेक्लोरोसिस है उसमें स्टेपीज़ की फुट प्लेट फिक्स हो जाती है, उसमें भी कंडक्टिव वेनिंग लॉस होता है लेकिन उसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन नॉर्मल होता है। एक न्यूनेट है जिसको पुअर फीडिंग, वॉमिटिंग, हाइपोटोनिया, ये 3 मैंने वर्ड्स पढ़े तो मुझे पता लग गया कि कोई ना कोई कॉन्जेनाइटल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, खासतौर पर कोई अमाइनो एसिड का डिसऑर्डर हो सकता है। अब इसके बाद यूरिन ऑर्डर देखी गई जस्ट लाइक बर्न्ड शुगर या मैपल यूरिन सिरप डिजीज़, मैपल सिरप यूरिन डिजीज़। तो मैपल सिरप यूरिन डिजीज़ के अंदर ब्रांच चेन अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ब्रांच चेन अल्फा कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस की डेफिशिएंसी होती है जिसकी वजह से वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता। क्लियर। फिनाइल एलेनिन की डेफिशिएंसी हो, दिस इज कॉल्ड फिनाइलकीटोनुरिया। लेकिन फिनाइलकीटोनुरिया के अंदर यूरिन मस्टी या माउजी होता है, जबकि ब्रांच चेन कीटो एसिड डिहाइड्रोजिनेस के अंदर जो यूरिन होता है वो स्वीट होता है जस्ट लाइक बर्न्ड शुगर। एक यंग अडल्ट है जिसको रिकरेंट लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है। अब रिकरेंट लैक्टिक एसिडोसिस हो रही है, डैट मीन्स कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या एरोबिक मेटाबॉलिज्म काम नहीं कर रहा। लेबॉर्ट्री वर्कअप कराया गया तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट नहीं हो पा रही। अब देखो जो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ पायरोवेट होती है, जो डीकार्बोक्सिलेशन वाले एंजाइम्स कौन सा होता है, वो होता है बायोटिन होता है। ठीक हो गया, बायोटिन होता है। लेकिन वाहिद जो आपका कार्बोक्सिलेशन वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोटिन वाले होते हैं। सही हो गया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं हो पा रही या ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा पायरोवेट का। डैट मीन्स एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स। जो बायोटिन होता है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए चाहिए, ना कि डीकार्बोक्सिलेशन के लिए। तो एंजाइम कौन सा डेफिशिएंट है, पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस। असल में जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट ख़राब है जिसकी वजह से मुझे थोड़ा मसला हुआ। जो पायरोवेट डिहाइड्रोजिनेस है उसको थायमीन भी चाहिए, उसको B2 भी चाहिए, उसको B3 भी चाहिए, उसको B5 भी चाहिए। सही हो गया। और लाइपोइक एसिड भी चाहिए। तो इसमें थायमीन की डेफिशिएंसी हो सकती है। थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से एंजाइम काम नहीं करेगा, लैक्टिक एसिडोसिस होता है। जो राइबोफ्लेविन है, दिस इज़ द FAD FMN कोफैक्टर। लेकिन राइबोफ्लेविन भी चाहिए होता है, लेकिन मोस्ट स्पेसिफिक आंसर इज थायमीन डेफिशिएंसी। 7 ईयर ओल्ड चाइल्ड जिसको नॉच पैक शेप सेंट्रल इंसाइजर है, ये डेफिनेशन होती है हचिंसन टीथ की। नॉच अपर इंसाइजर इज द डेफिनेशन ऑफ हचिंसन टीथ। इसके अलावा डिक्रीज हेयरिंग लॉस है जो कि सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस होगा। रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस है, कॉर्नियल क्लाउडिंग है, दिस इज द कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। और इसमें आपको हचिंसन ट्रायड मिलता है जिसके अंदर सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस और हचिंसन टीथ विच आर द नॉच अपर इंसाइजर्स होते हैं। रुबेला के अंदर भी ट्रायड होता है, कैटरेक्ट, डेफनेस, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। इसके बाद एक पैथोलॉजी स्लाइड बनाई गई ओरल म्यूकोजा से, उसमें ये दिखाया गया है कि जो प्रिकल सेल्स, जो थिकनिंग है प्रिकल सेल लेयर की, और इसमें इंट्रासेलुलर ब्रिजेस काफ़ी ज़्यादा वाइडेंट हो गया है, लेकिन कोई हाइपर कैराटोसिस नहीं देखने को मिल रही। बड़ी फजूल चीज़ बताई गई है। प्रिकल या फिर एपिथेलियल सेल्स हम कह सकते हैं। जो एपिथेलियल सेल की जो थिकनिंग होती है दिस इज कॉल्ड एक्एंथोसिस। एक्एंथोसिस, और आपने पढ़ा होगा एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस। और एक्एंथोसिस के अंदर स्टेटम कौन से सेल्स की थिकनेस बढ़ जाती है, स्टेटम स्पाइनोजम की थिकनेस बढ़ जाती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो ये आपने रट्टा मार देना है। एक्एंथोसिस की बस वो डेफिनेशन पूछना चाह रहा था कि एक्एंथोसिस में क्या होता है। एक्एंथोसिस में थिकनिंग होती है कौन से किसकी देखने को मिलती है, थिकनेस ऑफ स्टेटम कॉर्नियम, स्टेटम स्पाइनोजम। स्टेटम स्पाइनोजम की थिकनिंग देखने को मिलती है। अगर स्टेटम कॉर्नियम की थिकनेस बढ़ जाए दिस इज कॉल्ड हाइपर कैराटोसिस। ठीक हो गया। लेकिन अगर स्टेटम स्पाइनोजम की थिकनेस बढ़ जाए दिस इज कॉल्ड, मैं आपको सारे बता देता हूँ क्योंकि ये हाई यील्ड है। अगर स्टेटम कॉर्नियम की थिकनेस बढ़ जाए दिस इज कॉल्ड हाइपर कैराटोसिस। अगर स्ट्रेटम स्पाइनोजम की थिकनेस बढ़ जाए दिस इज कॉल्ड एक्एंथोसिस। और अगर स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम की थिकनेस बढ़ जाए दिस इज कॉल्ड हाइपर ग्रैनुलोसिस। हाइपर ग्रैनुलोसिस। जो स्ट्रेटम कॉर्नियम की थिकनेस बढ़ती है दिस इज कॉल्ड हाइपर कैराटोसिस एंड दिस इज सीन इन केस ऑफ सोरियासिस एंड कैलोसिस। इसके अलावा अगर स्ट्रेटम स्पाइनोजम की थिकनेस बढ़ जाए दिस इज सीन इन केस ऑफ एक्एंथोसिस नाइग्रिकेंस एंड सोरियासिस।
while increased thickness of stratum granulosum, this is called hypergranulosis and this is seen in case of lichen planus। तो ऑलमोस्ट ये पॉइंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ 38-year-old sedentary मैन विद अ BMI ऑफ 32, यानी ओबेसिटी है और वेलवेटी हाइपर पिगमेंटेड प्लास है in the posterior neck fold. This is a definition of acanthosis nigricans and this is might be due to cancer or this might be due to metabolic syndrome। क्लियर। इसके अलावा पेशेंट को इंक्रीज थर्स्ट है और ब्लरिंग ऑफ विगन है। इंक्रीज थर्स्ट है और ब्लरिंग ऑफ विगन है। थर्स्ट क्यों बढ़ गई है? पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, पोलीफेजिया, डायबिटीज़ के सिम्टम्स होते हैं और ब्लड विगन है। तो कौन सा लेबॉरेटरी टेस्ट करवाना चाहोगे डायग्नोस करने के लिए? आंसर शुड बी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, क्योंकि ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम या टाइप 2 डायबिटीज़ से एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट इज ऑन क्रॉस सेक्शनल न्यूरोनैटमी। आपसे पूछा गया कि जो सैक्रल S2 S3 S4 होते हैं वो कौन सी वर्टिब्रा के अगेंस्ट पड़े होते हैं? अब देखो S2 S3 S4 नर्व रूट्स, सबसे आखिरी नर्व रूट्स होती है या फिर सबसे आखिरी पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड का। स्पाइनल कॉर्ड का टर्मिनल पार्ट होता है एंड द टर्मिनल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज कॉल्ड कॉनस मेडुलरिस एंड दिस इज प्रेजेंट इन द अडल्ट एट द लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्रा। तो आंसर शुड बी L1 to L2 वर्टिब्रा। नेक्स्ट इज अ पेशेंट विद अ मार्क्ड हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया ड्यू टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। उसको पूरी बॉडी में जनरलाइज एडीमा हो गया है। अब उसमें सोडियम रिटेंशन क्यों होती है? जब एल्ब्यूमिन नहीं होता तो सारा का सारा पानी निकल जाता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव प्लाज्मा वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो ये सारा मैकेनिज्म है कि जब एल्ब्यूमिन नहीं होता, ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम होता है, रास वाला मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है। नेक्स्ट इज 10th month ओल्ड इन्फेंट प्रेजेंट विद इंटरमिटेंट सीवियर एब्डोमिनल पेन। अब 10 महीने का है, 6 महीनों से लेकर 6 साल तक आई थिंक सो ये इंटरसेप्शन का पीरियड होता है। मैंने आंसर नहीं देखा लेकिन मुझे पहले से आइडिया हो गया कि सवाल कहाँ पर जाने वाला है। नेक्स्ट इज के पेशेंट को इंटरमिटेंट सीवियर एब्डोमिनल पेन है और सबसे हाई यील्ड स्पेसिफिक पॉइंट है कि बच्चा अपनी टांगों को उठा रहा है, वॉमिटिंग है, डैट मीन्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है और रेड करेंट जेली स्टूल है। दिस इज़ वेरी हाईली स्पेसिफिक साइन। अल्ट्रासाउंड के अंदर टारगेट साइन देखने को मिलता है या क्लॉस साइन देखने को मिलता होता है एंड द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अच्छा क्लॉस साइन आपको एनीमा में देखने को मिलता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज एयर एनीमा। तो डायग्नोसिस इज द इंटरसेप्शन, इलियोकोलिक इंटरसेप्शन देखने को मिलती होती है। नेक्स्ट इज न्यूनेट विद अ डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम। डिलेड पैसेज ऑफ मेकोनियम प्लस एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्लस कॉन्स्टिपेशन, दीज आर द ट्रायड ऑफ हर्शस्प्रंग डिजीज। और इसमें भी कॉन्ट्रास्ट अनीमा कराते हैं तो इसमें ट्रांजिशनल जोन मिलता है, लेकिन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस क्या करवाओगे? आप बायोप्सी कराओगे और बायोप्सी के अंदर गैंग्लिया एब्सेंट होगे। दिस इज कॉल्ड फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी। डायग्नोसिस इज हर्शस्प्रंग डिजीज। 56-year-old woman with a recurrent right upper quadrant pain। recurrent right upper quadrant pain याद रख लेना कि बिलियरी कॉलिक हो सकता है इस पेशेंट को। कोलिस्टैटिक एलएफटीज, डैट मीन्स पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है। कोलिस्टैटिक एलएफटीज का मतलब है कि एल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ज़्यादा है, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज का लेवल ज़्यादा है और सीबीडी भी डायलेटेड है। डैट मीन्स कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, पेशेंट को कोलिडिकोलिथियासिस है, सीबीडी स्टोन है। अगर गाल ब्लैडर का डिजीज़ होता तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अल्ट्रासाउंड है और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज कोलिसिस्टेक्टमी। लेकिन अगर कॉमन बाइल डक्ट का डिजीज़ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज ERCP एंड वंस अगेन ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ERCP। तो ERCP इज़ द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट इज 30-year-old woman present with a sudden right upper quadrant pain that begins 12 hours ago। ओके, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है और पेशेंट को फीवर भी हुआ हुआ है। देखो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, यहाँ पर गाल ब्लैडर पड़ा हुआ होता है तो गाल ब्लैडर का मसला है और पेशेंट को फीवर भी है, इन्फ्लेमेशन भी है। डैट मीन्स गाल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन है जिसको एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। उसमें मर्फी साइन पॉजिटिव होता है कि राइट अपर क्वाड्रेंट पे हाथ रखते हैं और पेशेंट को कहते हैं इंस्पायरेशन करो तो वो अपनी सांस को रोक लेता है। और इसमें देखो WBC भी बढ़े हुए अल्ट्रासाउंड के अंदर थिक एंड गाल ब्लैडर और पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज अल्ट्रासाउंड एंड द डायग्नोसिस इज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ट्रीटमेंट के अंदर आप IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स फॉलोड बाय कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे। ड्यूरिंग ऑर्थोपेडिक लेक्चर ओनली, तो ये वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से एक्सियल लोड फीमर से टिबिया की तरफ जाता होता है?
अक्रॉस द नी जॉइंट, आंसर इज मेनिस्काई। जो मेनिस्काई होते हैं मीडियल और लैटरल मेनिस्काई, ये क्या करते हैं, ये टिबिया के जो कॉन्डाइल्स होते हैं उसको डीपन करते हैं और लोड को ट्रांसफ़र करते हैं, शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये मेनिस्काई फाइब्रो कार्टिलेज के बने हुए होते हैं। तो जो मेनिस्कस है वो वेट को ट्रांसफ़र करते हैं, फोर्स को ट्रांसफ़र करते हैं। जो क्रूशिएट लिगामेंट है, एंटीरियर और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बट दे डजंट ट्रांसमिट लोड। एक पेशेंट विद अ लोकलाइज्ड बैक्टीरियल सेलुलाइटिस, अब उसको स्वेलिंग, वार्मथ और एक्सुडेटिव फ्लूइड इकट्ठा हो गया है इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। तो ये एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेशन की वजह से फ्लूइड इकट्ठा हो गया है। तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एडिमा फ्लूइड, दिस इज़ द एक्सुडेट। और एक्सुडेट के अंदर प्रोटीन और सेल्स दोनों ज़्यादा होते हैं और ये एक्सुडेट इंक्रीज इन्फ्लेमेशन या वास्कुलर परमिएबिलिटी की वजह से होता है। जो कैंसर सेंटर होते हैं ऐसे वॉलंटियर्स को बुला रहे हैं जो कि कैंसर सर्वाइवर्स थे, ताकि वो इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, इमोशनल सपोर्ट। तो ऐसे इंडिविजुअल्स को कौन सा टाइटल देंगे, बेस्ट आंसर शुड बी पीयर सपोर्ट। पीयर होते हैं अपने साथ वाले फेलो कोलीग्स, जो आपके साथ वाले होते हैं जिनको जिनको ये प्रॉब्लम हो चुकी है। फॉर एग्जांपल जो कैंसर से बच गया वही कैंसर वाले पेशेंट को मोटिवेट करेंगे। दिस इज़ द पीयर सपोर्ट। नेक्स्ट इज 65 ईयर ओल्ड पेशेंट जिसको एक एंटी कोगुलेंट स्टार्ट किया है जो कि विटामिन के की रिसाइकलिंग को प्रिवेंट कर रहा है। स्पेसिफिकली विटामिन के डिपेंडेंट 2 के साथ 9-10 और प्रोटीन सी, प्रोटीन एस उनकी गैमा कार्बोक्सिलेशन को इनहिबिट कर रहा है। तो ये ड्रग इज वारफरीन एंड वारफरीन इनहिबिट विटामिन के एपोक्साइड रिडक्टेज। ठीक हो गया। नेक्स्ट इज 22 ईयर ओल्ड पेशेंट विद अ प्रीज्यूम्ड बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस। बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस और पाइलोनेफ्राइटिस, इनके लिए देते हैं सेप्रोफ्लॉक्सासिन। दीज आर द फ्लोरोक्विनिलोन्स एंड दे इनहिबिट डीएनए काइनेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज टाइप 2 एंड टाइप 4। नेक्स्ट इज 52 ईयर ओल्ड मैन विद अ पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ जिसको फेशियल पेन है, ब्लैक स्कार है ऑन द हार्ट पैलेट। दिस इज़ वेरी हाई स्पेसिफिक पॉइंट कि डायबिटीज़ वाला पेशेंट है यानी इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, फेशियल पेन है, दिस माइट बी ड्यू टू कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, ब्लैक स्कार है हार्ट पैलेट पर ड्यू टू नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है, पैरानेजल एयर साइनसिस की नेक्रोसिस है, रैपिडली प्रोग्रेसिव प्रोक्टोसिस। तो मतलब पेशेंट को कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हुआ है। बायोप्सी पे पता लगा कि नॉन सेप्टेट हाइफी है और वो भी वाइड एंगल पर, नॉन सेप्टेट हाइफी और वो भी वाइड एंगल पर। तो बेस्ट आंसर इज म्यूकोरमाइकोसिस। अगर ये सेप्टेट हाइफी होते और ये एक्यूट एंगल पे होते दिस इज एस्परजिलस, लेकिन नॉन सेप्टेट हाइफी है और वाइड एंगल है, दिस इज द म्यूकोरमाइकोसिस एंड द ड्रग ऑफ चॉइस इज IV एम्फोटेरिसिन B। नेक्स्ट इज 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट को सिवियर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है। अगर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया है साथ में लैक्टिक एसिडोसिस भी बढ़ा हुआ है तो आपने कहाँ पर जाना है, आपने वॉन ग्रिक डिजीज़ में जाना है। हिपैटोमेगैली भी होती है, डोल लाइक फेसिस भी है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल भी ज़्यादा है, यूरिक एसिड का लेवल भी ज़्यादा है। डायग्नोसिस इज वॉन ग्रिक की डिजीज़, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ 1B। इसके अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम डेफिशिएंट होता है, तो ये आपका आ जाएगा। जो डी ब्रांचिंग, अगर ब्रांचिंग एंजाइम का मसला हो तो फिर मसला कौन सा होगा, अगर ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है तो एंडरसन डिजीज़, और अगर डी ब्रांचिंग एंजाइम नहीं है दिस इज कॉल्ड कोरी डिजीज़। नेक्स्ट इज अच्छा कोरी डिजीज़ में लिमिट डेक्सट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। 28 ईयर ओल्ड पेशेंट को डॉक्सीसाइक्लिन दी गई है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डॉक्सीसाइक्लिन, दिस इज द टेट्रासाइक्लिन। और जो माइनोग्लाइकोसाइड और टेट्रासाइक्लिन है दीज आर 30S प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। नेक्स्ट इज 35 ईयर ओल्ड वुमेन जिसको फ्लक्चुएटिंग टॉसिस है। अब जो फ्लक्चुएटिंग टॉसिस मिल गया तो मेरा डायग्नोसिस यहीं से बन गया माइस्थीनिया ग्रेविस, और इसको डिप्लोपिया इवनिंग में वर्स होता है यानी फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ वीकनेस है। इसको डायग्नोस करने के लिए स्क्रीनिंग के लिए एड्रोफोनियम कराते हैं जिसमें इंप्रूवमेंट आ जाती है। तो पॉजिटिव एड्रोफोनियम ये इंडिकेट करेगा कि पेशेंट को माइस्थीनिया ग्रेविस है। नेक्स्ट इज एक पेशेंट है जिसको प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस है जो कि रिपीटेड मसल यूज़ करने से बढ़ जाती है। अगर ये प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस वर्स हो जाती मसल को यूज़ करने से दिस इज माइस्थीनिया, लेकिन अगर ये इम्प्रूव हो जाती है विद द मसल यूज़ दिस इज़ द लैम्बर्ट ईटन माइस्थीनिक डिजीज़। और NCS के अंदर इंक्रीमेंटल रिस्पॉन्स आता है,
दिस इज़ द लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम। और इसके अंदर एसिटाइल कोलिन प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन जाती है। नेक्स्ट इज 28 ईयर ओल्ड मैन 24 आवर फास्टिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन उसका ब्लड ग्लूकोज फिर भी नॉर्मल है 24 आवर फास्टिंग में। देखो तो अब विद इन द 24 आवर्स तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस, आफ्टर 24 आवर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस पार्टिसिपेट हो जाती है। तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस का एंजाइम पूछ रही है। तो पहला देखो फैटी एसिड एसिटाइल कोई में कन्वर्ट हो रही है, दिस इज द फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन। दूसरा पढ़ लेते हैं अमाइनो एसिड ग्लिसरॉल लैक्टेट। यस, ये 3 सबस्ट्रेट है फॉर द ग्लूकोनियोजेनेसिस, खास तौर पर ल्यूसीन लाइसिन, दीज आर द ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड। ठीक हो गया, तो ऑलमोस्ट ये हो जाएगा। नेक्स्ट एक पेशेंट है जिसका राइट वोकल कॉर्ड पैरामीडियन पोजीशन पे है, डैट मीन्स कि उसको एबडक्टर पाल्सी है, एबडक्शन नहीं हो पा रही। और एबडक्शन कराने वाला मसल कौन सा है? पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड। क्लियर, यानी उसके वोकल कॉर्ड पैरामीडियन पोजीशन में चले गए हैं, सांस ही नहीं ले सकता, लेकिन वो बोल तो सकता है, लेकिन हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है। तो एबडक्शन नहीं हो पा रही, दिस इज़ द पैरालिसिस ऑफ पोस्टीरियर क्रिकोएरिटिनॉइड। इसके बाद एक न्यूरोलॉजी रेजिडेंट है, उसको कहा गया कि एक सेरिबेलर इफरेंट पाथवे है जो सेरिबेलम को मिड ब्रेन से जोड़ता है। सेरिबेलम पूरी ब्रेन स्टेम से जुड़ता है, मेडुला से जुड़ेगा वाया इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल, पॉन्स से जुड़ेगा मिडल सेरिबेलर पोडेंकल, और मिड ब्रेन से जुड़ेगा वाया सुपीरियर सेरिबेलर पोडेंकल। नेक्स्ट इज 67 ईयर ओल्ड मैन इज ब्राउट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट 2 आवर्स आफ्टर द सडन ऑनसेट ऑफ वीकनेस। मतलब उसको राइट साइड का स्ट्रोक हो चुका है। अब देखो स्ट्रोक फेस और राइट आर्म का है, तो मेरे जहन में डायग्नोसिस बन गया कि लेफ़्ट साइड की MCA डैमेज है, क्योंकि राइट साइड का स्ट्रोक है ना, तो लेफ़्ट MCA में इन्फाक्शन वगैरह हो सकता है। बाकी कुछ नेगेटिव्स बताए हुए हैं, पेशेंट को डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है, मसल स्ट्रेंथ कम हुई हुई है राइट अपर लिम में और राइट लोअर फेस, मतलब ये अपर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ लीजन है। CT स्कैन कराया गया तो अभी तक कोई हैमरेज या इन्फाक्शन नज़र नहीं आया। इन शॉर्ट पेशेंट को क्या हो चुका है? लेफ़्ट MCA में स्ट्रोक हो चुका है। और चूँकि ये प्योर मोटर स्ट्रोक है, क्योंकि ना ही पेशेंट को कोई कॉर्टिकल साइंस है, ना ही पेशेंट को कोई एफेजिया है, ना ही पेशेंट को कोई क्रेनियल नर्व पाल्सी है, तो पेशेंट को प्योर मोटर लैकुनर स्ट्रोक है, सिर्फ मोटर ट्रैक को ही इन्वॉल्व किया है। 9 ईयर ओल्ड बॉय जिसको टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, जो मुझे भी है, उसको मिथाइल फेनिडेट दी गई है। मिथाइल फेनिडेट एम्फीटामिन, दीज आर द स्टिमुलेंट ड्रग, और ये न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करवा देती है। क्लियर, ठीक हो गया। तो मिथाइल फेनिडेट की, तो इसके बाद अच्छा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अटेंशन डेफिसिट वाले बच्चे को मिथाइल फेनिडेट दी गई है, लेकिन उसको मोटर टिक्स डेवलप होना शुरू हो गया, जिसको टोरेट सिंड्रोम कहते हैं। अब ये जो मिथाइल फेनिडेट है, ये स्टिमुलेंट ड्रग है। स्टिमुलेंट का मतलब है कि एक्टिविटी को बढ़ा देती है। तो अगर मोटर टिक्स डेवलप हो गया तो स्टिमुलेंट को आप छोड़ दो और आप CNS डिप्रेशन ड्रग ले सकते हैं, विच इज़ एटोमेक्साटीन एंड अल्फा-2 एगोनिस्ट। नेक्स्ट इज कि जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है वो क्लोनिडीन पे स्टार्ट किया गया। क्लोनिडीन इज़ अल्फा-2 एगोनिस्ट। अब क्लोनिडीन पे स्टार्ट किया गया, उसको इनिशियली लाइट हेडेडनेस आई है ड्यू टू हाइपोटेंशन, लेकिन वो बिल्कुल ठीक हो गया। जो क्लोनिडीन होती है वो अल्फा-2 एगोनिस्ट होती है और CNS की एक्टिविटी को सिंपैथेटिक आउटफ्लो को इनहिबिट करती है। 70 ईयर ओल्ड पेशेंट को नैरो एंगल ग्लोकोमा है, क्लोज एंगल ग्लोकोमा है। अब उसके लिए प्रोसीजर के लिए किया गया है। तो कौन सी मेडिकेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? याद कर लो कि इसके अंदर आपने पिपिलरी डायलेटर्स नहीं देने, डायलेटर्स आपने नहीं देने। और डायलेटर कौन सा है? एट्रोपिन आपने नहीं देना, अदरवाइज ये कंडीशन वर्स हो जाती है। एंटी मस्करिनिक लाइक एट्रोपिन पिपिलरी डायलेशन कराएगी, एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा को वर्सन कर देगी। 35 ईयर ओल्ड मैन विद न्यूली डायग्नोस्ड ग्रेव्स डिजीज हैज़ पाल्पिटेशन, ट्राइमस और एंजाइटी, थायरोटॉक्सिकोसिस है। तो रैपिड सिम्प्टोमेटिक कंट्रोल के लिए और पेरिफेरल T4 से लेकर T3 कन्वर्जन के लिए कौन सी ड्रग देंगे? याद कर लो, 2 ड्रग्स होती है, एक है प्रोपेनोलोल, दूसरी प्रोपानथायोरेसिल, जो T4 से लेकर T3 कन्वर्जन को इनहिबिट करती है। अब उसको जो पाल्पिटेशन, ट्राइमर, एंजाइटी है, दीज आर द कार्डियोवास्कुलर स्टिमुलेशन वाली चीज़ें हैं। तो इसके लिए क्या देंगे हम? प्रोपेनोलोल देंगे।
क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 72 ईयर ओल्ड मैन जिसको इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी है और इजेक्शन फ्रैक्शन कम है और उसको एट्रियल फिब्रिलेशन डेवलप हो चुकी है विद रैपिड वेंट्रिकुलर रिस्पॉन्स। अब हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है और एट्रियल फिब्रिलेशन है, देन ड्रग ऑफ चॉइस इज डाइजॉक्सिन, लेकिन डाइजॉक्सिन तो यहाँ पे दी भी नहीं है। देन कम्स द एमिट्रियोन, ठीक हो गया, जो हार्ट फेलियर को तो काउंटर नहीं करेगी लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में रिदम को कंट्रोल करेगी। एक और बात रट्टा मारना, रिदम को कंट्रोल करने के लिए दो ड्रग्स होती है, एमिट्रियोन और फ्लेसिनाइड। लेकिन अगर किसी पेशेंट को स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है तो उसमें एमिट्रियोन देनी है, अगर नहीं है तो फिर आप फ्लेसिनाइड दे सकते हैं। अगर स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ है तो एमिट्रियोन देनी है। नेक्स्ट इज 60 ईयर ओल्ड पेशेंट प्रेजेंट विद सस्टेन्ड मोनोफॉर्मिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और बीपी कम है, मतलब पेशेंट इज़ नॉट स्टेबल, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है। तो इसके लिए क्या देते होते हैं, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो आप इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करोगे विच इज़ सिंक्रोनाइज इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन। अगर यही पेशेंट पल्सलेस होता तो फिर आप क्या करते, आप डिफिब्रिलेशन करते। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स जो कि नॉरएपिनेफ्रिन के लेवल्स को बढ़ा देती है, खासतौर पर नॉरएपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर देती है, तो ही ड्रग्स रट्टा मारना कोकेन और TCA, ठीक हो गया। इसके अलावा जो SNRI होती है और कोकेन होती है ये भी वैसे ही काम करती है। आफ्टर IV एट्रोपिन इज़ गिवन फॉर सिम्प्टोमेटिक ब्रैडिकार्डिया, तो जो इनिशियली एट्रोपिन देने से क्या होना चाहिए, एट्रोपिन देने से हार्ट रेट बढ़ना चाहिए बिकॉज एट्रोपिन ब्लॉक्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, लेकिन इनिशियली हार्ट रेट उल्टा कम हो जाता है। वाई, बिकॉज एट्रोपिन क्या करती है, इनिशियली क्या करती है, ये अपने प्री वाले न्यूरॉन्स को इनहिबिट करना शुरू कर देती है इनिशियली, ठीक हो गया। तो इमीडिएट जो एट्रोपिन होती है वो असल में इनिशियली प्री साइनेप्टिक इनहिबिटरी न्यूरॉन को इनहिबिट कर देती है। इनिशियली एट्रोपिन वेगल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट करती है, लेकिन बाद में वो क्या करती है, बाद में वो पैरासिम्पैथेटिक को ब्लॉक कर देती है। 45 ईयर ओल्ड पेशेंट को डिफ़िकल्टी बटनिंग हर ब्लाउज, ओके, डिसमेट्रिया ऑन फिंगर टू नोज टेस्ट, मतलब पेशेंट को सेरिबेलर साइंस आपको देखने को मिल रहा है। तो पेशेंट को क्या है, सेरिबेलर एटेक्सिया। जब भी सेरिबेलम का मसला होगा पेशेंट को दानिश होगा। डी से डिसडियाडोकोकाइनेसिया, ए से एटेक्सिया, एन से निस्टैग्मस, आई से इंटेंशन ट्रेमर, एच से स्कैनिंग स्पीच, एच से हाइपोटोनिया। 72 ईयर ओल्ड पेशेंट विद अ प्रोग्रेसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ओके, प्रोग्रेसिव शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है और वो फेमिलियर प्लेसेस पे गुम हो जाता है। ये 2 पॉइंट्स पढ़ के मुझे लग रहा है कि अल्जाइमर डिजीज़ है, ठीक है। तो अल्जाइमर डिजीज़ सस्पेक्ट कर रहे हैं। अल्जाइमर डिजीज़ के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक सिनाइल प्लाक्स होते हैं, न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं और तीसरा क्या था, हिरानो बॉडीज़ होती है, क्लियर। तो इसमें न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स होते हैं जिसमें हाइपर फॉस्फोरिलेटेड टाउ प्रोटीन होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर बीटा मालाइट प्लाक्स देखने को मिलते हैं। जो लुई बॉडीज़ होती है वो पार्किंसन डिजीज़ में होती है, ठीक हो गया, क्लियर। या फिर लुई बॉडी डिमेंशिया में देखने को मिलती है। लुई बॉडी डिमेंशिया में विजुअल हैलोसिनेशन और पार्किंसन देखने को मिलता है। अमालाइड प्लाक्स प्लस टाउ इज़ अल्जाइमर। नेक्स्ट इज एक पेशेंट को स्लो राइजिंग इनवॉलेंटरी मूवमेंट, दिस इज़ द एथिटोसिस। और एथिटोसिस किस वजह से होती है, बेजल गैंग्लिया के लीजन की वजह से, प्यूटामेन के लीजन की वजह से होती है। जो कोरिया होती है रैपिड जर्की मूवमेंट होती है, कॉर्डेट की वजह से एथिटोसिस स्लो राइजिंग मूवमेंट होती है ड्यू टू प्यूटामेन, क्लियर।